स्वागत है आप सबका एक नए ट्रैवल व्लॉग में। अभी मैं हूँ बेंगलोर के केंगेरी में और मैं जा रहा हूँ ऊटी। मॉनसून शुरू हो चुकी है और ऐसे बारिश के मौसम में ऊटी जाना कितना रिस्की है, कितना सेफ है, रोड कंडीशंस कैसे हैं, क्या बारिश के कारण हम ऊटी एक्सप्लोर कर सकते हैं या सिर्फ होटल में रहना होगा, यह सब जानने के लिए आप इस ट्रैवल सीरीज़ के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। केंगेरी से यानी कि बेंगलोर से ऊटी लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां जाने के लिए हमें 7 से 8 घंटे लगेंगे इंक्लूडिंग ब्रेक्स। अगर रूट की बात करूं तो बेंगलोर से हम मैसूर जाएंगे, मैसूर से गुंडलुपेट से मुदुमलाई और बंदीपुर टाइगर रिजर्व पार करेंगे और उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो हम मसीनागुड़ी 36 हेयरपिन बैंड होके जाएं या फिर हम गुडलूर होते हुए जाएं, जो थोड़ा सा लंबा ज़रूर पड़ेगा। लेकिन बारिश के मौसम में गुडलूर का रास्ता ज़्यादा सेफ है क्योंकि यह रास्ता एक तो चौड़ी है और हेयरपिन बैंड्स कंपैरेटिवली बहुत कम है। फिलहाल मैं चल रहा हूँ NH 275 में, जिसे एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। यह एक्सप्रेसवे बनने के बाद से मैसूर से बेंगलोर की जो डिस्टेंस है उसे कवर करना बहुत ही आसान और बहुत ही फास्ट हो गई है। तो बात करते हैं डिस्टेंस एंड ट्रैवल टाइमलाइन की। तो अभी हमें केंगेरी में और केंगेरी से हमें पहुंचना है मैसूर, जो कि 130 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। फिर मैसूर से हमें पहुंचना है गुंडलुपेट, जहां पहुंचने के लिए हमें 60 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा, जो कि लगभग 1.5 घंटे का टाइमलाइन कवर करेगा। गुंडलुपेट से हमें पहुंचना है गुडलूर, जहां पर हमें मधुमलाई और बंदीपुर टाइगर रिजर्व को पार करना है। यह जो डिस्टेंस है वो लगभग 50 किलोमीटर का है। अगेन इसे पार करने में हमें 1.5 घंटे लगेंगे। और फाइनली जब आप गुडलूर पहुंचते हो, वहां से ऊटी का डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है, जिसे पार करने में आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि यह जो डिस्टेंस है यह पहाड़ों वाला है और यही डिस्टेंस में आपको गाड़ी केयरफुली थोड़ी चलानी है। बात करते हैं मसीनागुड़ी वाले रूट की। यह रूट बहुत ही एडवेंचरस वाला है। यहाँ पर आपको 36 हेयरपिन बैंड को क्रॉस करना होता है, इसलिए गुडलूर वाले रूट से यह रूट थोड़ा सा कम डिस्टेंस कवर करता है। पर इसके साथ ही साथ इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स भी है, यानी कि बाहर की गाड़ियाँ, यानी कि नॉन तमिलनाडु, वो भी लोकल जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनको कभी कभी अलाउ किया जाता है, कभी कभी अलाउ नहीं किया जाता है, और रिस्क एक अलग फैक्टर है। तो इन सब को देखते हुए अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप इधर से जा सकते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में मैं लेने वाला हूँ गुडलूर वाला रास्ता, और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मानसून में आ रहे हैं तो आप गुडलूर वाले रास्ते को ले सकते हैं, जो कि 100% सेफ है। यह रास्ता चौड़ा है, साथ ही साथ हेयरपिन बैंड्स कम है, एंड ऐसे बहुत स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप रुक कर फोटोग्राफी करके ऊटी पहुँच सकते हैं। तो ये है आज का पहला टोल और ये है बिदड़ी में आपको पहला टोल देना होगा, जो कि लगभग 180 रुपये एक साइड का है कार के लिए। इस रास्ते में आपको 2 टोल आएंगे, एक बिदड़ी के पास और दूसरा गननगुरु के पास, जो कि श्रीरंगापटना के आसपास होगी। वहाँ भी आपको लगभग 175-180 रुपये पे करना होगा, यानी कि दोनों तरफ का मिला के आपको लगभग 350 रुपये अपने वैलेट में रखना है। अगर आप मैसूर जा रहे हैं या फिर मैसूर से होते हुए ऊटी, वायनाड या कुर्ग जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि एक्सप्रेसवे तक आप 7 बजे तक पहुंच जाएं, ताकि ट्रैफिक को अवॉइड किया जा सके। बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। तो हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं चन्नापटना में। इसके अलावा आप बीदड़ी में भी अच्छा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बीदड़ी में एक अच्छा ऑप्शन ये है कारंबा भेज, लेकिन इसका एक डीमेरिट ये है कि आपको यहाँ पर कट मिलेगा एंटर करने के लिए, पर एग्जिट के लिए आपको इसमें थोड़ा सा
उल्टा आना पड़ेगा। इसलिए मैं यह रिकमेंड करूँगा, अगर आपको भूख ना लगी हो तो सेकंड ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो कि चन्नापटना में है। चन्नापटना में आपको एंट्री एंड एग्ज़िट दोनों अच्छी तरह से मिलेगी। और चन्नापटना में जहाँ आपको रुकना है वो है पाकासाला। वहाँ की फूडिंग, वॉशरूम, बाकी सब क्वालिटीज़ बहुत अच्छे हैं। तो केंगेरी जंक्शन, जहाँ से एक्सप्रेसवे शुरू हुई थी, वहाँ से लगभग 46 किलोमीटर्स के बाद हम रुकने वाले हैं चन्नापटना पाकासाला रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए। पाकासाला रेस्टोरेंट में बहुत ही बड़ी डेडिकेटेड पार्किंग है। कुछ पार्किंग आप रेस्टोरेंट के सामने कर सकते हैं, और अगर यहाँ जगह नहीं है तो आप सामने जाकर लेफ़्ट साइड में उन्हीं का पार्किंग है, वहाँ भी अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। पाकासाला रेस्टोरेंट की फूडिंग और वॉशरूम एंड बाकी सर्विसेज अच्छी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट के बाद अब बारी है हमारे जर्नी को कंटिन्यू करने की, और अभी हम वापस जाएंगे टुवर्ड्स मैसूर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मैसूर के जंक्शन पर। यहाँ से अगर आप सीधा जाएं तो आप मैसूर सिटी के अंदर जाएंगे, पर मैं आपको यह रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको मैसूर सिटी में कुछ काम नहीं है तो आप यहीं से लेफ़्ट रिंग रोड को चुनें। रिंग रोड में अगर आप जाते हैं तो डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टाइम वाइज ये बहुत ही कम होगी, क्योंकि यह रोड खाली रहती है, चौड़ी है और अच्छी भी है। आप यहाँ से उसी जंक्शन पे कनेक्ट होंगे जहाँ पर आप सिटी के अंदर पर जाकर भी कनेक्ट होंगे, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम टुवर्ड्स गुंडलुपेट जाएंगे। तो वहाँ जाने के लिए आप रिंग रोड को चुनें, ना कि सिटी के अंदर वाले रोड को। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुंडलुपेट एंड मैसूर वाले जंक्शन पर। यहाँ से हम गुंडलुपेट वाले रोड पे कंटिन्यू करेंगे, जो कि लगभग 60 किलोमीटर है, और इस रास्ते को कवर करने में हमें लगभग 1.5 घंटे लगेंगे। अब बात करते हैं मैसूर और गुंडलुपेट वाले रूट की। यह रूट टोटल 60 किलोमीटर का है, जिसे पार करने में आपको लगेंगे लगभग 1.5 घंटे। यह रूट वैसे तो बहुत ही बिजी रहती है, यानी कि 2 लेन आने के जाने के होने के बावजूद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होती है, क्योंकि गाड़ियों की मूवमेंट ज़्यादा है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ आती हैं, तो इस रूट में आप ज़्यादा स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको टोल चार्जेस लगते हैं, जो कि एक साइड का 60 रुपये है, और यह टोल आप फास्टैग से कट कर सकते हैं।
गुंडलूपेट वाले रोड में आए दिन कुछ ना कुछ काम चलते रहता है, इसलिए आप जब इसमें ड्राइव करें तो थोड़ा केयरफुली चलाएं, क्योंकि जब काम चलता है तो डाइवर्जन्स ज़्यादा होते हैं और रोड की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे जगह पे ऐसे हैं जहाँ काम चल रहा है और जिसके कारण आप स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो मैसूर से निकलने के बाद आप पार करते हो नंजनगुड़ और नंजनगुड़ के बाद ही आती है गुंडलूपेट। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुंडलूपेट और गुंडलूपेट वैसे तो फेमस है सनफ्लावर्स की फार्मिंग के लिए, यानी कि गुंडलूपेट में आप बहुत से ऐसे लोकेशंस है जहां पर सनफ्लावर्स लगे होंगे और आप वहां फोटोग्राफी कर सकते हैं। खैर, इसके अलावा गुंडलूपेट बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन भी है, जहां से अगर आप सीधे जाएँ तो आप जाते हो ऊटी के तरफ, या फिर अगर आप राइट लेते हो जंक्शन से तो आप पहुँचते हो वायनाड सुल्तान बत्री होते हुए। हम जाने वाले हैं ऊटी, इसलिए हम अपनी जर्नी को स्ट्रेट कंटिन्यू करेंगे। दरअसल गुंडलूपेट पार करते ही आप एंटर करने लगते हो बंदीपुर टाइगर फॉरेस्ट में और धीरे धीरे जंगल की जो डेंसिटी है वो बढ़ने लगती है। आप सबसे पहले सफारी के उस जोन को देखते हो जो कि गुंडलूपेट के ठीक बाद ही स्टार्ट होती है। और ये रहा बंदीपुर एंट्री करने का ऑफिशियल एंट्री पॉइंट, जहाँ पर 20 रुपीज़ का एंट्री फ़ी लगती है और ये फास्टैग से या फिर बाय कैश भी आप दे सकते हैं। बंदीपुर टाइगर रिजर्व में एंटर करने के बाद कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे कि आप गाड़ी को बहुत देर तक स्टॉप नहीं कर सकते हैं। कुछ सेकंड इज़ ओके जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि बाकी गाड़ियां ना जा पाए। इसके अलावा प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स वगैरह ना फेंकें, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर घूमते हैं और कई जगह पर कैमरास भी लगे हुए हैं। अगर आपकी गाड़ी के नंबर नोट भी होगी तो आप पर बहुत बड़ा फ़ाइन लग सकता है। और तो और यहाँ पर जंगली जानवर बहुत हैं, आपको नहीं पता कौन सा जानवर आपको देख रहा हो, इसलिए केयरफुली बिना रुके यहाँ पर चलते जाएं। जंगल में आपको शेर से ज़्यादा डर हाथियों का होता है। अगर आपको दूर से हाथी दिख जाए तो अपनी कार को वहीं रोक लें और हाथी के जाने के बाद ही अपनी कार को मूव करें। बंदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर या फिर ये जो दो टाइगर रिजर्व्स हम अभी क्रॉस करने वाले हैं, बंदीपुर एंड मधुमलाई, इन दोनों में बहुत सारे ऐसे कर्व्स हैं जो कि आपको हिली कर्व्स जैसे लगेंगे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा स्लो और केयरफुली ड्राइव करें। ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर गाड़ी की ब्रेकडाउन हुई या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसलिए दोनों टाइगर रिजर्व में गाड़ी स्लो चलाएं, क्योंकि रोड्स आपको खाली और अच्छी मिलेगी और कहीं इसके चक्कर में गाड़ी स्पीड हो गई तो इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा और अचानक से बहुत सारे टर्न्स आएंगे जहाँ पर कोई बैरिकेड्स भी नहीं है कि आपकी गाड़ी को कंट्रोल कर पाए।
अभी हम कर्नाटका के अंदर बंदीपुर टाइगर रिजर्व का जो पार्ट है उसे हम कवर कर चुके हैं और अब शुरू होने वाली है मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु का पार्ट है और यहीं से ही तमिलनाडु के बॉर्डर पर भी हम एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही आपके गाड़ी में जितने प्लास्टिक बॉटल्स है उनको फेंकना होता है। साथ ही साथ अगर बैचलर्स ज़्यादा हैं गाड़ी में तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके बैग्स भी चेक करें क्योंकि वेपन्स अल्कोहल्स नॉट अलाउड। तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व एंट्री करते वक्त आपको कोई फ़ी वापस से देना नहीं होता है, बस वो गाड़ी का नंबर ही नोट करते हैं और आपको जाने देते हैं। और इस जंगल में भी वही रूल्स आपको फॉलो करनी होगी जो आप बंदीपुर टाइगर रिजर्व में फॉलो कर रहे थे, यानी कि स्लो, सेफ और केयरफुली चलाएं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व आने के बाद आपके पास ऊटी पहुंचने के दो ऑप्शन होते हैं। एक, या तो आप 36 हेयरपिन बैंड पार करते हुए मसीनागुड़ी की तरफ से जाएं जो कि एडवेंचरस एंड थ्रिल भरा होता है और डिस्टेंस वाइज थोड़ा कम होता है, या फिर आप गुडलूर होकर जाएं जो कि डिस्टेंस में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। साथ ही साथ ये रास्ता बहुत चौड़ी, सेफ और बहुत सारे व्यू पॉइंट्स पार्क्स को होते हुए आपको ऊटी पहुंचाती है। यानी कि इस रास्ते से अगर आप जाते हो तो बहुत सारे जगहों को एक्सप्लोर कर करके जा सकते हो, जैसे कि निडल रॉक व्यू पॉइंट, 9th माइल शूटिंग, पाइन ट्री फॉरेस्ट और पाइकारा लेक। तो अगर आप बारिश के मौसम में आते हो, यानी कि मानसून में अगर बारिश हो रही हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप गुडलूर वाले रास्ते को चुनें क्योंकि वो रास्ता ज़्यादा सेफ है। और अगर बात करें डिस्टेंस की तो गुंडलूपेट से जो गुडलूर का डिस्टेंस है वो लगभग 50 किलोमीटर है। अगेन इसको पार करने में भी आपको 1.5 घंटे का समय लगेगा। जैसा कि मैंने बोला था कि गुडलूर वाला रूट बहुत चौड़ा है और आप यहाँ पर बहुत ही सेफली ड्राइव कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान पे रखते हुए आपको यहाँ पर सेफ ड्राइविंग करना है, यानी कि ओवर स्पीड नहीं करना है। आप देख सकते हो रोड्स कितने चौड़े और अच्छे हैं और आप यहाँ पर कम से कम 30 से 40 का स्पीड तो मेंटेन कर ही सकते हो बहुत ईजीली। इस रूट में अगर आपको लंच का ऑप्शन देखना है तो गुडलूर से बेटर ऑप्शन और कहीं नहीं होगा। यानी कि गुडलूर वाले लोकेशन में आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद आपको खाने पीने का ऑप्शन सीधे ऊटी में मिलेगा। और अगर आप ऊटी जाने से पहले जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप गुडलूर में ही अपना लंच कर लें। लंच करने के लिए एक ऑप्शन है होटल सस्तापुरी, जहाँ सस्ता तो नहीं होता लेकिन अच्छा खाना ज़रूर मिलता है। और यह लोकेशन और ये होटल मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं गुडलूर और गुडलूर में आपके कार की ई पास एंट्री चेक की जाएगी। यानी कि अगर आप तमिलनाडु के किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हो तो आपको ई पास पहले से लेना ज़रूरी होता है, जिससे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट अपने ट्रैफिक को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। अब ई पास से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मेरा प्लान ऊटी आने का लगभग 1 महीना पहले हुआ, तो मैं 1 महीना पहले से ही होटल की बुकिंग करने के बाद ई पास अप्लाई करना शुरू किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि जब भी मैं ई पास अप्लाई करने का कोशिश कर रहा था, स्टार्ट एंड एंड डेट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, वो डिसेबल आ रहे थे। तो मुझे लगा शायद जिस महीने का है उस महीने में ही हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जुलाई में जा रहे हो तो जुलाई 1 को ही आप अप्लाई कर सकते हो।
मैं फिर भी कोशिश करता रहा एंड सारे स्क्रीनशॉट्स वीडियो रिकॉर्ड्स मैंने रखे हैं। यानी कि मैंने ट्राई किया एंड्रॉयड, मैक, एप्पल सारे डिवाइसेस से कि कहीं शायद मेरा ब्राउज़र इशू हो सकता है, लेकिन डेट सिलेक्शन नहीं हो पाया। एंड मैंने ये कोशिश किया कि जाकर ऑन द स्पॉट मैं ट्राई करता हूँ, उनको दिखाता हूँ, शायद ये समझ जाए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ भी है। तो ये रिस्क लेते हुए मैं आया एंड गुडलूर में मैंने कुछ लोगों से पूछ भी लिया था पहले कि ऐसा इश्यूज हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि आप जा सकते हो, आप डायरेक्ट उनको बता सकते हो, दे विल अलाउ यू। बट स्टिल मैंने एविडेंस रख लिया था। तो ऑन द स्पॉट जब मैं पहुंचा और उनको मैंने बताया कि ऐसा सा इशू हुआ है, तो उन्होंने बोला हाँ ये प्रॉब्लम जेन्युइन है एंड आप सिर्फ यहाँ पर एंट्री फ़ी दें, यानी कि जब आप एंट्री करते हो 30 रुपये का एंट्री फ़ी लगता है, वो प्रोवाइड करें, आपका गाड़ी का नंबर वो नोट करेंगे एंड दैट्स इट, दे अलाउड यू। बट मैं आपको यह चीज़ कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑन स्पॉट ट्राई करें। कोशिश करें कि आप अप्लाई करें एंड आप ई पास लेकर ही जाएं। अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो उसका एविडेंस रख लो, यानी कि स्क्रीनशॉट या फिर कोई वीडियो रिकॉर्ड, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो एंड उनको ऑन द स्पॉट दिखा दो ताकि आपको वो जाने दें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं इस रूट की वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफिक स्पॉट की, जहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और ट्रस्ट मी आप यहां रुककर फोटोग्राफी ज़रूर करना है, क्योंकि यहां पर फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। तो जहाँ पर हमने फ़ोटोग्राफी की थी उसके बाद ही, यानी कि उससे थोड़े से डिस्टेंस के बाद ही आपको निडल रॉक व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप कार को रोड के साइड में पार्क कर सकते हैं और पार्क करके आपको थोड़ा सा वॉक करना होगा, जो कि 200 से 300 मीटर होगा। हालांकि वो ये 200-300 मीटर बहुत ही एलिवेशन वाला है, यानी हाई एल्टीट्यूड वाला है, तो हो सकता है आप थक भी सकते हो। पर अगर आप चल सकते हो, यानी कि आप अगर हाइक कर सकते हो, तो डेफिनेटली निडल रॉक व्यू पॉइंट को ट्राई करें। ये एक स्पॉट है, मेरा ये फेवरेट है। एंड जब आप ऊटी जाते हो, पाइकारा वाटरफॉल से पहले स्पॉट आता है, तो यहाँ पर आप चाय कॉफ़ी भी पी सकते हो, बहुत अच्छा है। एंड ये नज़ारा देखो, और ये रही अपनी गाड़ी। अभी तक रूट अच्छा रहा है, ट्रैवल अच्छा रहा है, बाकी का बताता हूँ। बारिश नहीं है, लेकिन यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रहा है, बहुत तेज़। पेड़ देख सकते हो।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं पाइकारा वाटरफॉल के पास। और जब आप बेंगलोर से ऊटी आते हो तो आपको पाइकारा वाटरफॉल लेफ़्ट साइड में ही दिखता है, इसलिए आप कार को रोड के साइड में लेफ़्ट में दबा कर ही रखें और फिर टुवर्ड्स लेफ़्ट आपको वॉक करके जाना होगा। तो रोड के इस पार्ट से पाइकारा वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको बग्गी का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि वन साइड का 25 रुपीज़ पर पर्सन है। और अगर आपको आने का जाने का दोनों चाहिए तो आपको 50 रुपये का पर्ची लेना होगा। बाकी मैं आपको यह रिकमेंड करूँगा कि यह सिर्फ 300 मीटर का ही वॉक है और उतना एलिवेशन भी नहीं है, तो आप वॉक करके भी जा सकते हो। पाइकारा वाटरफॉल वैसे तो जब यहाँ पर पानी रहती है तो यह देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। अब मानसून शुरू हो चुका है, कुछ ही दिन में यह वाटरफॉल पूरा भर जाएगा एंड तब आप अगर यहाँ पर आते हो तो आपको यह बहुत ही सुंदर दिखेगा। हालांकि आप पूरे इसके नीचे तक जा सकते हो और पानी को छू सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए फोटोग्राफी के लिए बहुत ही सुंदर ऑप्शंस हैं। का भी पाइकारा वाटरफॉल घूम के अच्छा है। सिर्फ 300 मीटर है तो बग्गी लेना कोई बनता नहीं है, अनलेस लाइक किसी को पेन है पैर वैर में तो। और जैसे कि अभी मानसून है तो बारिश शुरू हो चुकी है, हम जल्दी से आ गए। इनफैक्ट हम वहाँ थे तभी बारिश शुरू हो गई थी, तो वर्थ है, आप यहाँ पर घूम के जा सकते हो। पार्किंग ऐसे रोड पे लगाना है, टुवर्ड्स ऊटी इस तरफ है, तो यहाँ से आपको इस तरफ होके सिर्फ 300 मीटर जाना है। एंट्री फी कुछ भी नहीं है एंड इट्स गुड टू सी। तो पाइकारा वाटरफॉल घूमने के बाद अब बारी है वापस ऊटी की तरफ जाने की। और अब हम रुकने वाले हैं 9th माइल शूटिंग प्लेस पे, जो कि बहुत ही सुंदर लोकेशन है और वहाँ पर आपको थोड़ा सा हाइक करना होगा और वह लोकेशन वाकई बहुत सुंदर है। ये ट्रिप मेरे लिए ख़ास है क्योंकि मेरे साथ जा रहा है मेरा बेटा अपनी पहली ट्रिप पर। नाइन्थ माइल शूटिंग या फिर वेनलॉक्स डाउन 9th माइल, यहाँ पर आपको एंटर करने के लिए टिकट्स लेने होते हैं और आपको वॉक करके थोड़ा सा हाइक पर जाना होता है। हाइक करने के बाद आपको यहाँ से बहुत ही सुंदर सा व्यू दिखता है। यहाँ पर घोड़े भी होते हैं जिन पर बैठ के आप ऊपर तक जा सकते हैं। हमारा प्लान पाइन ट्री फॉरेस्ट को देखने का था, यानी कि जिसे ट्री पार्क भी कहते हैं, लेकिन बारिश हो रही है और बारिश में ट्री पार्क का जो एरिया है वो बहुत ही कीचड़ वाला हो जाता है, जहाँ पर आपका पैर स्लिप भी कर सकता है। तो अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप ट्री पार्क में ज़रूर जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं।
तो हम एंटर कर चुके हैं ऊटी, और जिस होटल में हमने बुकिंग की है वो बहुत ही पास है, यानी कि ऊटी एंटर करते ही वो होटल मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर बहुत सारे होटल के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज के वीडियो से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिली होगी, यानी कि अगर आप मानसून में ऊटी आ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि बारिश बिल्कुल ना हो और डे 2 डे 3 में बारिश हो। तो इस ब्लॉग के सारे पार्ट्स को ज़रूर देखना, ताकि आपको यह एक आइडिया मिल जाए कि ऊटी में अभी कैसा वेदर है और मानसून में घूमना कितना सही रहेगा। इस होटल का नाम मैजेस्टिक क्राउन है और यह एक एवरेज होटल है, यानी कि अगर आपका बजट एवरेज है तो आप इस होटल को बुकिंग कर सकते हैं। इस होटल के सामने एक रेस्टोरेंट है जहां पर बहुत ही टेस्टी खाना भी मिलता है। तो अगर आप किसी भी होटल में रह रहे हों और आप इस जगह को क्रॉस करते हैं तो वहां की फूडिंग आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी इस होटल के बेडरूम ये सब कैसा है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मुझे तो ये एक एवरेज लगा, यानी कि ना ख़राब ना बहुत अच्छा। तो अगर आपका बजट एवरेज है तो आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। और हम पहुंच चुके हैं होटल एंड ट्रैवल वाज नॉट टायरी, मतलब उतना टायर्ड नहीं लग रहा है। और हल्का हल्का कहीं बारिश हो रहा था, उतना बारिश नहीं हुआ है और रोड्स अच्छे थे, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। कोई भी लाइक हेयर पिन बैंड्स या फिर कहीं भी रोड इतना ख़राब हो जहाँ दिक्कत हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओनली जो मैसूर से गुंडलुपेट का जो स्ट्रेच था उसमें काम चल रहे हैं तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगा। बाकी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी ड्राइव था। सो आप अभी ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ जुलाई एंड जुलाई स्टार्ट, तो आई थिंक पूरा जुलाई तक आप ये ट्रैवल कर सकते हो। बट अगेन वेदर देख के करना, बारिश बिल्कुल ही ना के बराबर हुई है। बट हाँ, कल परसों बारिश है, देखते हैं कितना बारिश होता है और हम क्या क्या जगह देख सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले होंगे एंड अगर मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।